आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न वर्ल्ड का प्रारंभ कर रहे हैं। आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसका प्रारंभ होता है पुनर्जागरण से, रेनेसां। पुनर्जागरण यानी रेनेसां, ये एक फ्रेंच शब्द है। रेनेसां रेनेसेता से निकला है, जिसका अर्थ होता है रीबर्थ। यानी लगभग इसका समय जो है वो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी का काल आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ बातें आगे बढ़ने के लिए हम सबसे पहले देख लें कि इसका हम लेक्चर का कॉन्फ़िगरेशन क्या रखेंगे, किस तरह से हम लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो हम पुनर्जागरण के सामान्य परिचय की बात करेंगे कि पुनर्जागरण क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ था ये, कैसे था। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मध्यकाल से आधुनिक काल में रूपांतरण कैसे हो रहा है। यानी पुनर्जागरण के पिछले 200-400 साल का बैकग्राउंड हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अचानक कोई काल परिवर्तन नहीं होता, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है। तो इस बैकग्राउंड की हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम पीछे से लेकर चलेंगे, फिर आगे तक आएंगे। सेकेंडली, दूसरी बात आती है कि हम पुनर्जागरण की विशेषताओं की बात करेंगे कि इसके फीचर्स क्या रहे। डायरेक्टली जब हम यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करते हैं, एकेडमिक पार्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि पुनर्जागरण क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, विशेष रूप से यूरोप के संदर्भ में। या क्वेश्चन ऐसा आता है कि पुनर्जागरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान बताइए। यह आता है इसका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान बताइए, इन फील्ड ऑफ साइंस क्या इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। ये इस तरह से इसकी एक प्रक्रिया हमको दिखाई देती है। एकेडमिक स्तर पर जो आता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वहाँ पर सिविल सर्विसेज के मेंस का ये बड़ा प्रिय टॉपिक रहता है, कल्चर पार्ट में भी, जनरल स्टडीज़ में भी और ऑप्शनल्स में भी, कि पुनर्जागरण पर और धर्म सुधार पर एक प्रश्न पक्का बनता है। तो उसके लिए हमें विषय की बारीकियां चाहिए। सामान्य अगर आप पुनर्जागरण के बारे में बात करेंगे तो उससे मार्क्स नहीं मिलते हैं। हमको थोड़ा सा उसके डीपली रूटेड चीज को करना पड़ता है, कंसेप्ट को थोड़ा खोलना पड़ता है। इसलिए आज हम पूरी विशेषताओं की बात करेंगे। अब तीसरा स्टेज जो इसकी आती है, तीसरा जो स्ट्रक्चर का पार्ट आता है, वो है कि पुनर्जागरण का के कारण क्या क्या रहे, क्या कारण रहे पुनर्जागरण के, इटली में क्या कारण रहे और यूरोप के अन्य भागों में इसके क्या कारण रहे। चौथा भाग ये आता है कि इस पुनर्जागरण ने मानव जीवन को कैसे प्रभावित किया, मानव जीवन को कैसे प्रभावित किया। यानी भाषा साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। और ऐसा कहते हैं कि आधुनिक मानव का जो जीवन है, वो जीवन ही पुनर्जागरण ने बदला, क्योंकि यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था ह्यूमनिज्म, मानववाद। मानव पर बात करें, मानव की भावनाओं पर, मानव के शरीर पर, इस लोक के बारे में बात करें, न कि परलोक के बारे में। तो मानववाद इसकी बहुत बड़ी देन है जो आज तक आपके और हमारे बीच में है, और इसने जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया। तो चाहे वो कला साहित्य था, यानी ललित कलाएं थी, चाहे वो विज्ञान था, क्योंकि इसने तर्क, बुद्धि, विवेक की चर्चा की। इसलिए पुनर्जागरण से हम आधुनिक काल का प्रारंभ मान रहे हैं। एक कंसेप्ट आता है कि मॉडर्न मैन का कंसेप्ट क्या है। मॉडर्न मैन, मॉडर्न एरा, मॉडर्न वर्ल्ड, उनके यहाँ वर्ड, जब हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप के इतिहास में देखते हैं, तो वहां पर 15वीं-16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण से आधुनिक काल आता है। जबकि जब भारत की बात करते हैं तो आप सब लोगों ने सुना है और पढ़ा है कि अलग अलग मत हैं, जिसमें एक मत, सब सर्वमान्य मत यह है कि 1757 से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो ये आधुनिक क्या है, ये आधुनिक क्या है, ये आधुनिक और मध्यकाल, ये शब्द क्या हैं, इनको समझने के लिए हमको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इस तरह से 4 पार्ट्स में हम अपने इस लेक्चर को डिवाइड करते हैं, और इसके आधार पर हम पूरा पुनर्जागरण के विविध पक्षों की, डिफरेंट डायमेंशन की, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की हम बात करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की है कि किस तरह से हम विश्व के इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हमने एंशिएंट वर्ल्ड की बात की,
फिर उसके बाद 5वीं शताब्दी से लेकर 1400 तक हमने मध्यकालीन विश्व की बात की, और उसके बाद 15वीं 16वीं शताब्दी से लेकर के यहां देखिए रेनेसा रिफॉर्मेशन यानी पुनर्जागरण धर्म सुधार आ चुके हैं। यहां से लेकर हम आधुनिक विश्व के इतिहास की बात करते हैं, और विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की बात करते हैं। ये 4 पार्ट्स में हम देखते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने इस बात को क्लियर किया कि किस तरह से ये 4वीं शताब्दी ईस्वी से पहले का काल प्राचीन काल में आता है विश्व के इतिहास में। जब हम इस काल को देखते हैं तो आप देख रहे हैं सामने कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी प्राचीन काल की वो थी ग्रीक संस्कृति और रोमन संस्कृति, यानी जो हमारे पास जितने भी तरह के सिविलाइजेशन थे वो सिविलाइजेशन हमारी विरासत रही। विशेष रूप से जब मैं यूरोप को केंद्र रखकर बात कर रहा हूं, ये बात यूरोप को केंद्र रखकर की जा रही है, इसीलिए इसको यूरोसेंट्रिक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने पहले भी इस बात को पढ़ा है कि इस प्राचीन विश्व में तो चीन की सभ्यता भी थी, इसमें इजिप्ट की सभ्यता भी थी, इसमें भारत की सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता भी थी, और दजला फरात भी थी, मेसोपोटामिया। यह बात ऐसे इसलिए की जा रही है कि इस वक्त हम यूरोसेंट्रिक अप्रोच से बात कर रहे हैं, यूरोप के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो ये एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता, पहले ग्रीस की आएगी, बाद में रोम की आएगी। उसके बाद जो ये मिडिल एज आई, इसको यहां के इतिहासकारों ने, यूरोप के इतिहासकारों ने स्वयं बोला हुआ है, दिस वाज डार्क एज, ये अंधकार का युग था, क्योंकि यहां इनको इतना प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन इस काल में केवल मारकाट रही। उन्होंने एक शब्द और बोला है, पीरियड ऑफ बार्बरिज्म, बर्बरता का युग कहा है इसे। इस काल में सामंतवादी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। पूरी 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक हमें सामंतवादी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। जब सामंतवादी प्रवृत्तियां आएंगी तो व्यापार वाणिज्य में ह्रास आ जाएगा। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। जब सामंतवाद का पतन होगा, व्यापार वाणिज्य का विकास होगा। जब व्यापार वाणिज्य कम होगा तो शहरों की संख्या कम होगी। जब व्यापार वाणिज्य कम होगा तो समृद्धि कम हो जाएगी। इसलिए इस पूरे मध्यकाल में, इस पूरी 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में हमारे पास पूंजी की कमी है, सामाजिक जीवन के जो मूल्य हैं उनमें परिवर्तन है, सांस्कृतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में हमको परिवर्तन दिखाई देता है, जिसे इन लोगों ने डार्क फेज या डार्क एज के रूप में देखना शुरू किया। जब 14वीं शताब्दी आती है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि बीज विद्यमान है, अचानक कोई नया कहां से आ गया, आधुनिक अचानक कैसे हो गया कोई। हम कह रहे हैं मॉडर्न मैन, ये मॉडर्न कहां से हो गया? क्या मॉडर्न कपड़े पहनने से हुआ है? मॉडर्न का अर्थ है वैचारिक परिवर्तन। जब उसने विचारों में परिवर्तन किया, तो क्या विचार थे? उन पर आने से पहले उस पृष्ठभूमि की भी चर्चा करें जिससे संबंधित हम बात करते हैं। वापस हम उसी बिंदु पर आ रहे हैं। ये टाइमलाइन है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की। ये देखिए, ये क्लासिकल एज है, दोनों की क्लासिकल एज है, ग्रीस की क्लासिकल एज है, रोमन की क्लासिकल एज है। जब मध्यकालीन प्रवृत्तियां आप देख रहे हैं तो इस मध्यकाल में हमको, मैंने आपको बताया, ये डार्क एज की तरह दिखा रहे हैं, और यहीं पे हम मध्यकाल का प्रारंभ मानते हैं जब रोमन सभ्यता का पतन होने लगा। अब यहां पर क्या क्या ऐसे चेंजेज होते हैं, क्या क्या ऐसे चेंजेज होते हैं जिनके कारण से हम मध्यकाल को समाप्त होता देखते हैं और आधुनिक काल का उदय होता देखते हैं। पहली बात आई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली बात आई कि मध्यकाल में खास करके जब 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास आते हैं तो यहां पर पूंजीवादी प्रवृत्तियां डेवलप होने लगी थी। कैपिटलिज्म, सबसे पहले जो राइज ऑफ कैपिटलिज्म है वो 12वीं 13वीं शताब्दी से शुरू होता है और लोगों ने थोड़ा छोटा मोटा व्यापार करना शुरू कर दिया। जब हम इस काल को देखते हैं तो इस काल में हमें कुछ शब्द आते हैं जिनके बारे में हमको चर्चा करनी है। फ्यूडलिज्म, भारत में इसको हम सामंतवाद कहते हैं, लेकिन यह फ्यूडल शब्द अपने आप में विशिष्ट है। इसके अलावा एक शब्द आता है मैनर, मैनर प्रणाली, अंग्रेजी में बोलते हैं मैनोरियल सिस्टम। थर्ड बात आती है फीफ सिस्टम। ये सारे सामंतवाद से जुड़े हुए शब्द हैं। फीफ भी एक प्रकार की जमींदारी या जागीरदारी होती है।
इसके अलावा जो शब्द आया वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की शुरुआत होने लगी। एक बात जो 14वीं शताब्दी में अक्सर ये यूजीसी नेट के एग्जाम से पूछा जाता है, जो कि थोड़े से अलग स्तर के एग्जाम है, वहां पर एक शब्द आता है ब्लैक डेथ। अभी मैं आपको इसके बारे में सारा बताऊंगा कि ये ब्लैक डेथ क्या है। एक आता है ये जो सामंती प्रणाली है, फ्यूडलिज्म है, इसका पतन होना। जब सामंतवाद का पतन हुआ तो व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य का विकास। एक एक करके चीजें देख लें। इसके साथ साथ जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसकी चर्चा हम अलग से भी करेंगे। 1453 में जो ऑटोमन टर्क्स थे, उनके द्वारा कंस्टेंटिनोपल जीता गया। ये एक बड़ा डिमार्केशन लाइन है विश्व के इतिहास का, यूरोप के इतिहास का। इसलिए इस बिंदु को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा और पीछे चलेंगे। यहां तक आपको क्लियर होगा। ये मैं एक ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये रेनेसा का पार्ट है, जिस पर हमको मेन आना है आज। रेनेसा यानी पुनर्जागरण। ये रेनेसा में स्पेशली देखिए ये आर्किटेक्चर दिखाया गया है, और इस रेनेसा का मतलब ये है कि दोबारा ध्यान से देखें, रीबर्थ इन इंटरेस्ट इन क्लासिकल आइडियाज। ये रीबर्थ, ये जो पीछे था, ये कह रहे हैं ये डार्क एज है। यहां पर जो आप सोए तो यहां पर आपका पुनर्जन्म हुआ। यहां आप सोए, यहां आपका पुनर्जन्म हुआ। यहां आप के पास जो सांस्कृतिक चेतना थी, उस सांस्कृतिक चेतना का एक बार पुनः उदय हुआ। इसलिए ये एक सांस्कृतिक आंदोलन भी है, इसलिए ये एक बौद्धिक आंदोलन भी है, क्योंकि यहां की पूरी बौद्धिक प्रतिभा, यहां का पूरा बौद्धिक जो गणित है, वो हमको यहां रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। और आप यहां लास्ट देख रहे हैं, एंड ऑफ डार्क एज, यानी यहां से इन लोगों ने ये मान लिया है कि अब इस अंधकार युग का ये काल समाप्त हो चुका है और हम एक नवीन जगत में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको हम आधुनिक काल कह रहे हैं, यूरोप का आधुनिक इतिहास। अब हम अभी उसी गणित में घूम रहे हैं। पूरा हम इतिहास की जो बात कर रहे हैं वो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की बात करेंगे। और यहां पर हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 5वीं शताब्दी से लेकर के 3री 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक ग्रीक संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर रही। वहां पेरिक्लीज मिलता है, वहां अरस्तु मिलता है, वहां न जाने कितने एक दर्शन की परंपरा से लेकर के और चिंतन की परंपरा से लेकर के, लेखन की परंपरा से लेकर के, ये एक पूरा स्वर्ण युग है। कला के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, लोकतंत्र के क्षेत्र में। जब हम और आगे आते हैं, ये है ग्रीक सिविलाइजेशन का। आपको पिछले लेक्चर का ध्यान होगा, ये आर्किटेक्चरल फीचर्स हमने बात की थी, जहां पर मैंने एक्रोपोलिस की बात की है, जहां पर मैंने अलग अलग तरह के मंदिरों की बात की है। जब हम 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं, यहां से लेके यहां के बीच में ये रोमन साम्राज्य है। रोमन संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर रहती है। तो ये जो दो संस्कृतियां हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस फिर पुनर्जागरण काल में आएंगी। और 410 के आसपास में रोमन साम्राज्य का पतन होने लगा। यानी 5वीं शताब्दी से हम यूरोप के इतिहास में मध्यकाल को देखते हैं, और ये पूरा काल लगभग यहां तक डार्क एज कह रहे हैं, पूरी डार्क एज है। और इसके उपरांत जब हम इस डार्क एज को देखते हैं, एक बात 13वीं शताब्दी में और आती है, 12वीं 13वीं शताब्दी में, खास करके 13वीं मान लीजिए, जब एशिया में मंगोलों का उदय हुआ। चंगेज खां, कुबलाई खां, ये एक बहुत ही बड़ी विशाल परंपरा डेवलप हुई, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पर अधिकार किया जितना आज तक किसी ने नहीं किया था इतिहास में। यानी एशिया में चाइना, मंगोलिया, गोबी डिजर्ट, सेंट्रल एशिया से लेकर के कैस्पियन सागर और यूरोप तक इन लोगों ने अपने डोमिनेंस में ले लिया। इतना भाग इन्होंने जीता, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। तो यूरोप की संस्कृति को उन्होंने नष्ट भी किया,
तो इसको एनरिच भी किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये मंगोल इन्वेजन हो गए। इसके बाद मैंने अभी आपसे एक चर्चा की है प्लेग की। प्लेग यानी कि बेसिकली दो तरह के प्लेग होते हैं, एक को न्यूमोनिक प्लेग बोलते हैं, एक को बुबोनिक प्लेग बोलते हैं। 14वीं शताब्दी में यूरोप में पूरी शताब्दी ही प्लेग की शताब्दी रही। आप लोगों को ध्यान होगा अभी कुछ साल पहले, लगभग 20 साल पहले की बात है, ये 94 के आसपास की बात है, 20 साल नहीं ज़्यादा हो गए हैं। वहाँ पर सूरत में प्लेग हुआ था। मैं आपको थोड़ा प्लेग की स्थिति दिखा दूं पहले, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी स्थिति कि यूरोप में ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही थी। यूरोप में ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही थी जिन परिस्थितियों ने पुनर्जागरण को जन्म दिया। कुछ इतिहासकारों का सामान्य रूप से अभी तक यूनिवर्सिटी लेवल पर यही पढ़ाने का सिस्टम है कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में पुनर्जागरण आया, लेकिन अभी कुछ विद्वानों का एक नया कहना यह भी है कि एक पुनर्जागरण 9वीं शताब्दी में भी आया था और एक पुनर्जागरण 12वीं 13वीं शताब्दी में भी आया था। यानी 3 तरह से हम इस पुनर्जागरण को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि अंतिम पुनर्जागरण की चर्चा लोग ज्यादा करते हैं, इसलिए हम उस पुनर्जागरण की बात विशेष रूप से करेंगे। ये क्लासिकल, हम ग्रीक और रोमन संस्कृति की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने ये सब चर्चा की थी, पार्थेनन टेम्पल की बात की थी। ये स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर हैं ग्रीक और रोमन सभ्यता के जो वहां के आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी यूरोप वाले ये सोच रहे हैं कि हम पहले बहुत अच्छे थे, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी थी। विशेष रूप से जो इटली के लोग हैं वो इस बात को सोच रहे हैं। यहां पर ये देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा भयावह चित्र है, इसलिए आपको शायद देखने में भी ये बुरा लगेगा। ये प्लेग है। आपको ध्यान होगा जैसे हम राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो अपने यहां एक बीमारियां भारत में हुआ करती थी, महामारियां, हैजा। तो हैजा को भी ऐसे ही दिखाते थे। जब अपने यहां राजस्थान में एक प्रथा और थी, डाकन प्रथा। यहां पर ऐसे, इसको, ये सिंबॉलिक है, ये कोई है नहीं, ये कोई भूत नहीं है, ये कोई है नहीं, ये सिंबॉलिक है। और अब आप इसका पूरे यूरोप का मानचित्र देख सकते हैं। 14वीं शताब्दी का लगभग पूरा मानचित्र है, क्योंकि प्लेग बहुत तेजी से फैलता है। प्लेग का सिस्टम यह है कि बहुत तेजी से फैलता है और जनसंख्या को यह तबाह कर देता है। आप देख लीजिए यूरोप में जगह जगह जितने शहर में आपको दिखा रहा हूं, उन शहरों में 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। ट्यूनिशिया यानी अफ्रीका का टच करता हुआ 1348 में। ये रोम आ गया 1348 में। ये स्पेन और फ्रांस वाला पार्ट आ गया, यहां देखिए 1349। ये ब्रिटेन, लंदन आ गया 1349। देखिए कितनी तेजी से फैल रहा है उस जमाने में। आज अगर ऐसी स्थिति होती है तो तुरंत सबसे पहले काम ये किया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा एक बीमारी आई थी बर्ड फ्लू। तुरंत अगर ऐसे होगा तो सबसे पहले आप अपनी एयर सर्विस बंद कर देंगे। मास्क वगैरह लगाएंगे वो तो एक डिफरेंट चीज है, वो तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। तुरंत अपनी एयर सर्विसेज बंद कर देंगे। भारत में है तो पाकिस्तान सबसे पहले बंद करेगा, और पाकिस्तान में तो भारत सबसे पहले बंद करेगा, क्योंकि उससे तुरंत फैलने के चांस है। आप देख लीजिए कितना तेजी से ईयर वाइज। ये पेरिस है 49, कंस्टेंटिनोपल 47, एथेंस 48, कोपेनहेगन 1350। यानी लगभग 14वीं शताब्दी में इतना ये ब्लैक डेथ इसको बोला जाता है, काली मौत। इस प्लेग ने काली मौतें खड़ी कर दी। इस कारण से जब इतना बड़ा चेंज होता है, जनसंख्या का इतना बड़ा भाग खत्म हो गया, हमारे पास एग्जैक्ट इसके फिगर्स नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स निकालने का कोई साधन हमारे पास उस समय नहीं है। अनुमान लगाते हैं कि इसमें 20 लाख लोग मरे, 10 लाख लोग मरे, 50 लाख लोग मरे, जो भी फिगर्स हैं, अलग अलग फिगर्स, अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग बातें करते हैं, क्योंकि फिगर निकालने का उस समय कोई स्टैटिस्टिकल टूल नहीं था। अब ये ठीक 15वीं शताब्दी में आने से पहले का काल है। अब वापस हम अपने बिंदु पर चलते हैं जहां से मैं बात कर रहा था कि किस तरह से हम पुनर्जागरण की जब बात आती है तो पुनर्जागरण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक फ्रेंच शब्द रेनेसां है।
फ्रेंच शब्द रेनेसां है। ये आप देख सकते हैं पुनर्जागरण। ये यूरोप का 15वीं शताब्दी का मैप है, आज का मैप नहीं है, ये 15वीं शताब्दी का मैप है। और इस 15वीं शताब्दी के मैप में आपको याद होगा, मैंने पहले भी आप लोगों से बात की थी, ग्रीक सभ्यता और रोमन सभ्यता की बात आई थी। ये ग्रीस का क्षेत्र है, ये आज के इटली का क्षेत्र है। इस इटली को रोमन संस्कृति कहा जाता था। और ये सिसिली से लेकर के, नेपल से लेकर के, ये पेपल स्टेट्स हैं, फ्लोरेंस और अप टू मिलान तक, ये सारे के सारा जो पार्ट है, ये सार्डिनिया है आज का। और इस वाले इलाके में पुनर्जागरण हुआ, यानी ये वो इलाका है जहां रोमन सिविलाइजेशन थी। इतिहास किसी भी देश का हो, लोग अपने पुराने इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत में हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति, स्वामी दयानंद ने नारा दिया, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। जब वहाबी आंदोलन आया, इस्लामिक आंदोलन था, उन्होंने बोला गो बैक टू कुरान। जब हम अभी बाद में रूसों की बात करेंगे, वो बोलेगा गो बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर जाओ, नेचुरल मैन। यहां पर ये पीछे की ओर देखने की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पुनर्जागरण है। पीछे की ओर क्या देख रहे हैं? ये जो रोमन लोग, ये जो लोग हैं इटली के, ये लोग पीछे की तरफ देख रहे हैं, रोमन संस्कृति की तरफ, ग्रीस संस्कृति की तरफ। इसलिए इसको हम पुनर्जागरण कह रहे हैं। और इस पुनर्जागरण का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रेनेसां शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो रीबर्थ है। रीबर्थ, पुनर्जन्म। सीधे शब्द पूछा जाता है कि ये है क्या चीज, तो जैसे देखिए इसका अर्थ है पुनर्जन्म। जैसे ये है एक प्रकार की सांस्कृतिक चेतना, जैसे ये है एक प्रकार की बौद्धिक चेतना। ये एक बौद्धिक आंदोलन है, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है, ये एक ऐसा आंदोलन है जो बुद्धिजीवियों के वर्ग में संकेंद्रित है। इसलिए ये पुनर्जागरण का जो स्वरूप है वो मोटे तौर पर हमारे पास आम लोगों तक नहीं था। 15वीं-16वीं शताब्दी में आम लोग उतने पढ़े लिखे थे ही नहीं, इसलिए उन तक कैसे आता। इसलिए पुनर्जागरण का हम जो मूल आधार देखेंगे, जब हम मूल आधार की बात कर रहे हैं तो मूल आधार हम जब ग्रीक रोमन संस्कृति की बात कर रहे हैं, लेकिन यह एक बौद्धिक आंदोलन के रूप में ही रहा, यह एक सांस्कृतिक चेतना के रूप में ही रहा। सेकेंडली, जब बात आती है कि पुनर्जागरण, जैसा कि मैंने ज्योग्राफिकली आपको बताया इटली के क्षेत्र में हुआ, तो इस पुनर्जागरण ने, इसका कारण और क्या क्या रहे। दो पक्ष आते हैं कारणों के। जब कारणों को हम समझते हैं तो इसके दो पक्ष आते हैं। पहला पक्ष आता है इटली का पक्ष और दूसरा पक्ष आता है यूरोप का पक्ष, यानी इटली का भाग और यूरोप के अन्य भाग। यहां पर यह समझने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो मध्यकाल है उसका रूपांतरण हम आधुनिक काल में होता हुआ देख रहे हैं। यहां मैंने आपको बताया कि जो सामंतवाद है, फ्यूडलिज्म है, बड़ी बड़ी रियासतें, बड़े बड़े सामंत ये हुआ करते थे और इनका एक अपना सिस्टम था। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब हम भारत के इतिहास के संदर्भ में भी बात करते हैं तो भारत में जितने गवर्नर जनरल आए उनके नाम के आगे लॉर्ड लगा होगा। ये लॉर्ड क्या है? बहुत से अधिकारी आए जिनके नाम के आगे ड्यूक लगा हुआ था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। दिल्ली का आपने सुना होगा, जिसको आजकल राजीव चौक बोलते हैं, उसको बोलते हैं कनॉट प्लेस, ड्यूक ऑफ कैनॉट। तो ये ड्यूक क्या है, ये लॉर्ड क्या है? मूल रूप से मध्यकाल में यूरोप में सामंतवादी सिस्टम था। इस सामंतवादी सिस्टम में सबसे ऊपर राजा होता था, लॉर्ड होता था, फिर ड्यूक होता था, फिर ये सामंतों की उपाधियां थी। जैसे अपने यहां राजस्थान में भी रही हैं सामंती उपाधियां, बहुत तरह की होती थी, ऐसे ही इन लोगों की यहां की उपाधियां हैं। और जो लास्ट मूवमेंट था यहां पे, इसको कहते थे हम नाइट्स, योद्धा, नाइट्स। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो राजा है, लॉर्ड है, ड्यूक है, ये जो सारे पद हैं ये सामंती पद हैं। और ये सामंती पद हमारे
आधुनिक काल तक भी चलते हैं, ये अवशेष के रूप में अभी भी चलते हैं। आप लोगों ने एक शब्द और सुना होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इंग्लैंड में संसद का जो उच्च सदन है, जो अपर हाउस है, उसको हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसका एक तरह का हम ये कहें कि रूपांतरण भारत में हम राज्यसभा के रूप में देखते हैं, अपर हाउस के रूप में देखते हैं। तो ये जो चीजें थी, ये जब सामंतवाद का धीरे धीरे पतन होने लगा, क्योंकि यूरोप में व्यापार वाणिज्य विकसित हुआ, और इसके साथ साथ एक बात और आती है, ये जो व्यवस्था थी इसको मैनोरियल सिस्टम भी कहते थे। मैनोरियल सिस्टम, इसको फीव की व्यवस्था भी कहते थे। ये सारे सामंतवाद से जुड़े हुए शब्द हैं, और इसी के अंतर्गत जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य का विकास होता चला गया, वैसे वैसे शहरों का विकास हुआ, केवल इटली में ही नहीं और जगहों पर भी, लेकिन इटली में ज्यादा हुआ। किस रूप में हुआ, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। यह आ रहा है कॉजेज। कॉजेज देखिए, कारण क्या है? सबसे पहला कारण आ रहा है इंक्रीज ट्रेड विद एशिया एंड अदर रीजन्स एज ए रिजल्ट ऑफ द क्रूसेड्स। ये क्रूसेड्स क्या है, इसके बारे में भी मैं बात करता हूं। हम निरंतर 13वीं 14वीं शताब्दी से देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य का विकास होता चला गया। पहले क्या था? पूंजीवाद नहीं था। व्यापार करने की पहली शर्त है कि आपके पास पूंजी हो, तब आप आगे बात करेंगे। तो इनके पास जब पूंजी डेवलप हुई तो ट्रेड यानी व्यापार वाणिज्य बढ़ता चला गया, विशेष रूप से इटली के क्षेत्र में। दूसरी बात आई ग्रोथ ऑफ लार्ज वेल्दी सिटी स्टेट्स इन इटली। इटली में जो शहर है, अभी मैं उनकी चर्चा भी करता हूं, जैसे रोम है, मिलान है, फ्लोरेंस है, जिनोवा है, ये जो थे शहर डेवलप हुए। इन शहरों में स्वाभाविक रूप से क्या होगा, यहां पर एक व्यापारी वर्ग होगा, और व्यापारी वर्ग ही नहीं, व्यापारी घराने हुआ करते थे। मेडिसी घराने की चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। इसके बाद रिन्यूड इंटरेस्ट इन द क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट ग्रीस और रोम। मैं आपको बार बार इस बात को बता रहा हूं कि इन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया रोमन सभ्यता में, ग्रीस सभ्यता में, वहां के आदर्शों को, वहां की बातों को अपनाने का प्रयास किया। और क्योंकि ये सब रोम में ही था, ये सब इटली में ही था, इसलिए इसका पहला कारण, पहला आधार इटली बनता है। फिर साइंटिफिक टेम्पर, एक खास बात आती है कि इस काल में एक नया साइंटिफिक टेम्पर आया। साइंटिफिक टेम्पर किसे कहते हैं? जब हम किसी काम को करने में, किसी बात को कहने में लॉजिक का, बुद्धि का, विवेक का, एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग करते हैं। फ्रांसिस बेकन एक बड़ा जाना माना नाम है, मैं उनके बारे में फिर से चर्चा करूंगा अभी। उन्होंने बोला प्रेक्षण एवं प्रयोगों पर बल दो, क्योंकि आप और हम जानते हैं हमें बातें दो तरह से बताई जाती हैं। एक तो बोला गया कि विश्वास करो, यह है, तो यहां विश्वास का प्रश्न आया, तो धर्म का संबंध हो गया विश्वास से। लेकिन एक में बोला गया, देखिए, जब न्यूटन अभी बोलेगा थोड़ी देर में, यह चीज है, यह नीचे गिरेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यह विज्ञान आ गया। तो विज्ञान अपने आप में कोई लॉजिक देगा, कोई तर्क देगा, बुद्धि, विवेक, रैशनैलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, इनकी बात करेगा विज्ञान। इस वैज्ञानिक टेम्पर का जो स्टार्ट है, ये 15वीं 16वीं शताब्दी में ही प्रारंभ होता है, और बाद में 17वीं 18वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। और आप जानते हैं कि आज की दुनिया तो विज्ञान की दुनिया और तकनीक की दुनिया ही है। डिजायर टू ब्यूटिफाई सिटीज, शहरों का विस्तार हुआ, शहरों को ब्यूटिफाई करना, उनका सौंदर्यीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके साथ साथ जो हम अन्य बातों को भी ले सकते हैं, लगभग मैंने आपको बताया कि किस तरह से शुरू हो रहा है व्यापार वाणिज्य। आप देख रहे हैं, मैं पूर्वी साम्राज्य की तरफ से चलूंगा, पूर्वी साम्राज्य यानी भारत की तरफ से, चीन की तरफ से। ये आप देख सकते हैं, ये यहां सिल्क रूट की चर्चा मैं एक बार पहले भी चीन की सभ्यता में कर चुका हूं। ये सिल्क रूट है, ये भारत के उपरोक्त भाग से आने वाले रूट से। यहां पे समुद्री मार्ग को दिखाया नहीं गया है, यहां से समुद्री मार्ग आएंगे, इधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, इधर बंगाल की तरफ से आएंगे। और ये जो अरबी लोग थे, मैंने आप अरबियों की चर्चा पहले भी की थी, ये व्यापार के लिए मध्यस्थ की भूमिका करते थे। जब हम इटली की तरफ जाते हैं तो इटली के व्यापारी भी
इस व्यापार में संलग्न थे, इस कारण से इनके पास पूंजी का विकास हुआ। आप देखिए, आपके सामने आ रहा है एक फेमस व्यक्ति था, इसकी चर्चा भी मैं थोड़ी देर में फिर भी करूंगा दोबारा से। मंगोलों ने ये जो सिल्क रूट था, क्योंकि मैंने आपको बताया मंगोलों का साम्राज्य यहां से लेकर के यहां तक पहुंच गया, इतना बड़ा साम्राज्य। जिसके पास साम्राज्य उसकी रोड, सड़क किसकी होगी? जिसका साम्राज्य है। तो मंगोलों ने इस रोड को एक बार रिन्यू किया। आप लोगों को मालूम होगा अभी चीन ने इस सड़क को पुनः प्रारंभ किया है, और इसको हमने जब हम देखते हैं कि इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में डाला हुआ है, यानी यहां से व्यापार होना है, इसको पुनः एक बार पुनरुद्धार इसका होगा। तो मार्को पोलो ने जब चीन की यात्रा की, वो केवल चीन ही नहीं गया, वो पूरब के देशों में गया, भारत भी आया था। अभी मैं उसका पूरा मैप आपको दिखाऊंगा किस तरह से वो गया और किस तरह से आया। तो उसका इंटरेक्शन किससे होगा? पूरब के लोगों से।